हेलो एवरीवन, ये विजन आईएएस का टेस्ट पेपर 28 है और फुल लेंथ टेस्ट है 5। ये विजन आईएएस का है और इसमें फुल लेंथ है, ये सारे सब्जेक्ट हैं। इसमें करंट अफेयर्स भी है और 25 मई को इसका एग्ज़ाम है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे सुपर प्रदूषक माना जा सकता है। यहाँ पर बताना सुपर प्रदूषक किसको माना जाता है। वो इसमें मीथेन को माना जाता है। एक तो मीथेन होता है, ब्लैक कार्बन, क्षोभमंडलीय ओजोन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ये होते हैं। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता, ये भी नहीं, इसमें बस मीथेन होता है और ब्लैक कार्बन भी होता है। और जो क्षोभमंडलीय ओजोन होती है, क्योंकि वो बेड ओजोन होती है, इसलिए ये सुपर प्रदूषक के रूप में जानी जाती है। तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना के परिचालन की घोषणा की गई। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह न्यूनतम 15 वर्ष की सेवा वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू होती है। इसमें 10 वर्ष की न्यूनतम सरकारी सेवाएं केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू होती है। तो पहला आंसर इसका गलत है। पहला ऑप्शन ये 10 वर्षों के लिए है। दूसरा ऑप्शन है इसमें पेंशन को मुद्रास्फीति से सूचांकित किया जाएगा। दूसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। जो मुद्रास्फीति है, पेंशन को मुद्रास्फीति से सूचांकित किया जाएगा, ये ऑप्शन ठीक है। यहाँ पर जो सरकारी अंशदान होगा, इसमें मूल वेतन और महंगाई भत्ता 18.5% और कर्मचारी जो अंशदान होगा इसमें 10% का होगा। इसमें तीसरा ऑप्शन है, यह योजना कर्मचारी की मृत्यु के ठीक पहले उसके पेंशन के 60% के बराबर एक सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन प्रदान करती है। इसमें तीसरा ऑप्शन भी करेक्ट है। 2 ऑप्शन इसमें सही है। इसमें युग्म देखना है तो इसका आंसर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, उन्हें आधुनिक भारतीय कला का जनक कहा जाता है। उन्होंने तेल चित्र और यथार्थवादी जीवन अध्ययन की पश्चिमी कला में निपुणता प्राप्त की थी। उन्होंने भारतीय पौराणिक कथाओं के विषयों पर आधारित चित्रों में रामायण और महाभारत जैसी लोकप्रिय महाकाव्यों के प्रकरणों को चित्रित किया। 1904 में ब्रिटिश सम्राट की ओर से तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन, क्योंकि उस टाइम पे लॉर्ड कर्जन ही थे यहाँ पर 1904 के टाइम पर, उन्हें केसर ए हिंद स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। उनकी कुछ प्रमुख कृतियां दमयंती का हंस से बात करती हुई शकुंतला दुष्यंत की तलाश में है। इसमें बताना है कि किस व्यक्ति का सर्वोत्तम वर्णन किया गया है। ये किया गया है राजा रवि वर्मा का। तो इसका डी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2023 के निष्कर्षों के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सबसे बड़ा वन आवरण है। यह है मध्य प्रदेश में और ये क्षेत्रफल के अनुसार है। प्रतिशत में मिजोरम में है, न कि मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों में से किस नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में होता है और भारतीय राज्य पंजाब से होकर प्रवाहित नहीं होती है। इसमें ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसका उद्गम हिमाचल प्रदेश से होता हो लेकिन वो पंजाब राज्य से होकर नहीं जाती हो। तो इसमें है ये चेनाब नदी। ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कितने कथन सही हैं ये देखना है। दाचीगांव राष्ट्रीय उद्यान कश्मीर घाटी में जबर वन श्रेणी में अवस्थित है। ये है। तो पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। दूसरा है कांगड़ा घाटी उत्तर में धौलाधर श्रेणी और दक्षिण में शिवालिक पहाड़ियों के बीच स्थित है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें करेक्ट है। जो कांगड़ा घाटी है इसके उत्तर में तो धौलाधर श्रेणी पड़ती है और नीचे पड़ती है शिवालिक श्रेणी। तीसरा ऑप्शन है इसमें कुल्लू घाटी रावी नदी के उत्तरी ऊपरी भाग में अवस्थित है। जो कुल्लू घाटी है ये व्यास नदी के ऊपरी भाग में स्थित है, ना कि रावी नदी के ऊपरी भाग में स्थित है। चौथा ऑप्शन है सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा नदी का स्रोत है। जो नुब्रा
घाटी से होकर प्रवाहित होती है। इससे क्वेश्चन भी आया हुआ है आई थिंक 2020 या 21 में। तो इसमें 3 ऑप्शन करेक्ट हैं, तीसरा ऑप्शन गलत है इसमें, तो 3 युग्म ही सही है, सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, स्थलाकृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें देखना है कितने युग्म सही हैं। पहला है बालसन शुष्क क्षेत्रों में पाए जाने वाले अंतर पर्वतीय बेसिन होते हैं, पहला ऑप्शन इसमें सही है। दूसरा है अपवाहन बेसिन स्थलाकृतियां हैं जो शुष्क क्षेत्रों में पवन अपवर्तन द्वारा निर्मित होती हैं, इसमें दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा ऑप्शन है डेमोई सेल कठोर और दुर्बल सेल परतों के विभेदी अपवर्तन के कारण निर्मित सेल स्तंभ है जो दुर्बल सेलों के ऊपर प्रतिरोधक संरचना के रूप में खड़े होते हैं। इसमें तीनों ऑप्शन करेक्ट है, इसमें तीनों युग्म सही है, तो सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 8, विश्व पुनरुद्धार फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के संदर्भ में देखना है और इसमें यहाँ पर कितने ऑप्शंस करेक्ट हैं। पहला ऑप्शन है इसमें ये अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक जो संरक्षण संघ है IUCN उसके द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं, इसमें पहला ऑप्शन गलत है, ये IUCN के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होते हैं, तो पहला ऑप्शन गलत है। नमामि गंगे कार्यक्रम को विश्व पुनरुद्धार फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के रूप में भी मान्यता दी गई है, इसमें दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, तो दूसरा बी में आ रहा है, बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कंपनियों द्वारा वर्तमान में स्वेट इक्विटी जारी करने के समर्थन में सर्वाधिक तार्किक विचार है। यह है सर्वश्रेष्ठ कर्मचारियों को बनाए रखना, सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 10, इसमें यहाँ पर ऑप्शन चूज करने कितने सही हैं। ये आधार मूल्य पर GVA में उत्पादन कर अपवर्जित होता है और उत्पादन सब्सिडी शामिल होती है, पहला ऑप्शन इसमें गलत है। जो आधार मूल्य पर GVA में ये आधार मूल्य पर GVA में उत्पादन कर अपवर्जित होता है और उत्पादन सब्सिडी इसमें शामिल होती है, इसमें ऐसा नहीं है, पहला ऑप्शन इसमें गलत है। पहला ऑप्शन गलत होने के बाद एक ही ऑप्शन इसमें कट होता है, बी। अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है साधन लागत पर, जो साधन लागत होती है उसमें देखना है साधन लागत पर GVA में कोई कर शामिल नहीं होता, साधन लागत पर GVA में कोई भी कर शामिल नहीं होता, सही बात है। इसमें कोई भी सब्सिडी अपवर्जित नहीं होती, ठीक है। दूसरा ऑप्शन सही है, तो ये तो गलत हो गया, या तो ए होगा या फिर सी होगा। बाजार मूल्य पर GDP में उत्पादन कर और उत्पादन कर दोनों शामिल हो रहे हैं, एक तो उत्पाद कर और उत्पादन कर दोनों शामिल होते हैं बाजार मूल्य पर। जो GDP होती है, GDP को मेजर किया जाता है बाजार मूल्य पर, तो दोनों होते हैं, उत्पादन कर भी और उत्पाद कर भी। इसमें उत्पादन सब्सिडी और उत्पाद सब्सिडी अपवर्जित होती है, ये भी सही है। जो बाजार मूल्य पर GDP होती है, आधार मूल्यों पर जो GVA होगा वो, और उत्पाद कर माइनस के उत्पाद सब्सिडी इसमें माइनस कर देते हैं। उत्पादन सब्सिडी में भी यही होता है, साधन लागत पर GVA प्लस उत्पादन कर माइनस के उत्पादन सब्सिडी, ये आधार मूल्यों पर GVA आ जाता है। इसका फॉर्मूला पता होगा तो यहाँ से हो जाएगा सही, तो 2 और 3 ऑप्शन इसमें करेक्ट है, सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 11, वेज स्पाइरल अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यह है लागत प्रेरित मुद्रास्फीति से, तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 12, निम्नलिखित मुद्राओं पर विचार कीजिए और इसमें देखना है SDR में प्रत्येक मुद्रा को प्रदत्त भारांश के अनुसार बढ़ते क्रम में बताना है। जो SDR है, SDR में कौन सी मुद्रा का कितना भारांश है उसमें देखना है। सबसे ज़्यादा तो किसका है, अमेरिकी डॉलर का ही है, तो पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा, तो इसमें एक इधर दिया ही हुआ है। फिर यहाँ पर चार को देखें, यूरोपीय यूरो सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद पहले तो है डॉलर का, तो डॉलर का इसको यहाँ पर बढ़ते क्रम में देखना है, तो उस बढ़ते क्रम में सबसे बाद में क्या आएगा, फिर आएगा यहाँ पर 4 जो यूरोपीय यूरो है, उसके बाद आएगा चीनी रेनमिंबी यहाँ पर 5वां, फिर आएगा यहाँ पर 5 4 1 5 4 1 2 ऑप्शन में इनमें आ रहा है। अब 2 3 या 3 2 का देखना है। अब फिर होता है यहाँ पर जापानी येन का 7.59 है, और फिर उसके बाद है ब्रिटिश पाउंड का, तो ब्रिटिश पाउंड का कम है तो 5 पहले आएगा, 5 ब्रिटिश पाउंड का 5 पहले आ जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर 4 होगा यूरोपीय, फिर उसके बाद है यहाँ पर
जापानी येन का 2 होगा। फिर इसमें कौन सा बच गया, 3 बच गया, तो 3 से स्टार्ट हो रहा है, सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। नेक्स्ट है 13, स्तूपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने और इसमें देखने कितने युग्म सही हैं। पहला है वैदिक काल में स्तूप शवों के ऊपर बनाए गए टीलों को संदर्भित करते थे। ठीक है, ये सिकंदर के आक्रमण के बाद स्तूपों पर यूनानी कला का प्रभाव भी पड़ने लगा। ये भी ठीक है, जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था उस टाइम पर स्तूपों पर यूनानी कला का प्रभाव भी दिखने लगा था। और सुंग वंश ने, पहले हर्यक वंश था, फिर शिशुनाग, सुंग वंश मौर्य वंश के बाद में आता है, इनका क्रम भी पता होना चाहिए। सुंग वंश ने स्तूपों में तोरण की शुरुआत की थी, ये भी ठीक है, सुंग वंश ने ही की थी। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन इसके करेक्ट है, सी आंसर है इसका 13 का। नेक्स्ट है 14 में है आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था CRA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं और इसमें सही ऑप्शन भी देखना है, सही ऑप्शन कितने हैं। यह ब्रिक्स के अंतर्गत एक वित्तीय तंत्र है। ठीक है, जो CRA है आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था, ये ब्रिक्स, जो ब्रिक्स 5 देश हैं उसमें, तो इसके अंतर्गत ये एक वित्तीय तंत्र है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन है यह भुगतान संतुलन के किसी भी अल्पकालिक दबाव से निपटने के लिए समर्थन प्रदान करने का एक प्रस्ताव है। इसमें पहला ऑप्शन भी करेक्ट है, ये एक अल्पकालिक है ना कि दीर्घकालिक है। अल्पकालिक तरलता सहायता प्रदान की जाती है इसके अंतर्गत। इसमें दोनों ऑप्शन ठीक है, दोनों ऑप्शन सी में आ रहा है, सी आंसर करेक्ट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन भी देखना है कौन से हैं। पहला है राज्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि को राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। और ये 243 जो आर्टिकल 243 के है उसमें बताया हुआ है। दूसरा ऑप्शन है 73वें संविधान संशोधन के अनुसार इसे स्थानीय निकायों के निर्वाचन से संबंधित निर्वाचन विवादों पर निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। 73वां संविधान संशोधन में राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन विवादों पर निर्णय लेने की शक्ति प्रदान नहीं करता है। जो स्थानीय निकाय होते हैं उनका निर्वाचन किया जाता है और ये राज्य विधानसभा द्वारा बनाई गई विधियों के तहत नामित किया गया। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा ऑप्शन किस किस में आ रहा है, दूसरा ऑप्शन इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो यहाँ पर 1 और 3 ही बच गया, ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, मानव श्वसन तंत्र में उपास्थि के वलय का मुख्य कार्य क्या है। मुख्य कार्य वायु मार्ग को निपतित रोकने होने से रोकना, ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP, इससे भी पहला क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें देखना है कितने ऑप्शन करेक्ट हैं। करेक्ट ऑप्शन देखने, पहला है इसका उद्देश्य भारत के सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता में सुधार करना है। पहला ऑप्शन इसमें गलत है, सभी राज्यों और संघ राज्यों के लिए नहीं है, ये 24 राज्यों, संघ राज्यों क्षेत्रों के 131 शहरों के लिए बोला हुआ है। दूसरा ऑप्शन है इसके तहत वर्ष 2025-26 तक पार्टिकुलेट जो मैटर है, कणिकीय पदार्थ की सांद्रता में 20 से 30% की कमी की परिकल्पना की गई है। इसमें यहाँ पर 40% की कमी के लिए बोला गया है 2025-26 तक, जो PM10 है। PM10 होता है पार्टिकुलेट मैटर, इसमें कमी करने के लिए 40% बोला हुआ है 2025-26 तक। इसमें दोनों ऑप्शन ही गलत है, तो डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 में भारतीय कार्बन बाजार ICM के संदर्भ में देखना है और इसमें कौन से ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इसमें चूज करना है। पहला है भारतीय कार्बन बाजार के लिए विनियामकीय ढांचा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित किया गया। पहला ऑप्शन इसमें गलत है, ये इसके अंतर्गत नहीं किया गया। ये जो विनियामकीय ढांचा ऊर्जा संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 के तहत स्थापित किया गया, ना कि 1986 के अंतर्गत। दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में भारतीय कार्बन बाजार के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन ICM की देखरेख के लिए किया गया। ये भी ऑप्शन इसमें गलत है। यहाँ पर ये इसकी अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तनीय जो मंत्रालय है वो और विद्युत मंत्रालय के सचिव के द्वारा, ना कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता से। तो दोनों ऑप्शन इसमें गलत है, इसमें यहाँ पर डी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, भारत में प्रचलित धार्मिक संप्रदायों के संदर्भ में राजगिरिया हेमावती का
और सिद्धार्थ का संप्रदाय संबंधित है। किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही है यूपीएससी में। क्वेश्चन है 20, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन सभी कथनों को पढ़ने के बाद बताना है कि इसमें किसके बारे में चर्चा की गई है। इसकी स्थापना 1867 में हुई थी। इसका उद्देश्य सरकार और लोगों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करते हुए जनता की शिकायतों को दूर करना और सामाजिक सुधारों का समर्थन करना था। तीसरा ऑप्शन है एम जी रानाडे, जी वी जोशी और एम एच चिपोलकर इसमें शामिल हुए थे। चौथा ऑप्शन है इसने शिक्षा को बढ़ावा देने और हाशिए पर जीवन यापन करने वाले समुदायों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। इसमें किसके बारे में बताया हुआ है? ये है पूना सार्वजनिक सभा। तो सी आंसर इसमें करेक्ट है और ये 1867 में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून के दौरान पश्चिमी तट पर पूर्वी तट जो तापमान है, तापमान पूर्वी तट की तुलना में अपेक्षाकृत कम होता है। इसमें यहाँ पर कौन सा ऑप्शन देखना है? कौन सा ऑप्शन इसमें? ये है डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। जो प्रचलित पछुआ पवनें होती हैं उसके कारण ऐसा होता है। जो पूर्वी ये ग्रीष्म ऋतु के दौरान पश्चिमी तट पर तापमान जो होगा पूर्वी तट की तुलना में कम होगा। जो पश्चिमी तट होगा पूर्वी तट की तुलना में तापमान कम होगा और ये किसकी वजह से होता है? जो पछुआ पवनें चलती हैं उसके कारण होता है। तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 22, इसमें खनिज दिए हुए और इधर 80% से अधिक प्राकृतिक स्रोत कहाँ पर ये मिलते हैं वो बताना है। जैसे क्रोमाइट है, क्रोमाइट ये उड़ीसा में ही मिलता है। 80% से अधिक प्राकृतिक स्रोत है। अब इसमें निकल, जो निकल है ये झारखंड में, क्या झारखंड में इतना मिलता है? नहीं, ये 80% से अधिक नहीं मिलता। निकल भी कहाँ पर मिलता है? उड़ीसा में ही मिलता है 80% से अधिक। इसमें तीसरा ऑप्शन है चांदी, चांदी भी राजस्थान में ही मिलता है 80% से अधिक। तो सी ऑप्शन भी करेक्ट है और ए ऑप्शन भी, इसका पहला ऑप्शन भी ठीक है और तीसरा भी। निकल ये उड़ीसा का है तो इसमें 1 और 3 बी ऑप्शन है, बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 हाल ही में सुर्खियों में रहा साल्विनिया मोलेस्ता किससे संबंधित है? ये देखना है। ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अत्यधिक जोखिम उत्पन्न करने वाले आक्रामक जलीय फंड से है। जो साल्विनिया मोलेस्ता है, साल्विनिया मोलेस्ता इससे संबंधित है। सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 24, उप प्रधानमंत्री के संदर्भ में देखना है और इसमें सही ऑप्शन चूज करने। कौन से सही ऑप्शन है? पहला है संविधान के किसी भी अनुच्छेद में इस पद का उल्लेख नहीं है, ये करेक्ट है। उप प्रधानमंत्री के बारे में किसी भी अनुच्छेद या आर्टिकल में नहीं बताया गया है। इसे संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन करेक्ट है, 75 के अंतर्गत ही इसको नियुक्त किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है वरीयता के आधिकारिक क्रम में उप प्रधानमंत्री को केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों से ऊपर स्थान दिया जाता है। इसमें तीसरा ऑप्शन भी सही है। जो उप प्रधानमंत्री होता है केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो मंत्री होते हैं उससे ऊपर उसको स्थान मिलता है। इसमें तीनों ऑप्शन करेक्ट है। तीनों ऑप्शन यहाँ पर डी में आ रहा है तो डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 में है निम्नलिखित राज्यों को भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में उनके सीटों की संख्या के आधार पर अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लिखना है। राज्यसभा में देखना है इसमें से किस राज्य में कितनी सीटें हैं वो बतानी है। अब महाराष्ट्र में देखें तो ये 19 है और कर्नाटक में 12 हैं, तमिलनाडु में 18 है और पश्चिम बंगाल में 16 सीटें हैं। ये राज्यसभा का बताया हुआ है। तो इसमें सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में, तो पहला होगा, फिर उसके बाद 3 होगा तमिलनाडु, फिर उसके बाद होगा पश्चिम बंगाल में 16 है 2 और फिर उसके बाद होगा कर्नाटक 4। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। 1 3 2 4, 1 3 2 4 किस में आ रहा है वो देखना है। 1 3 2 4 ए में ही है तो ए आंसर इसका सही है।